तो गाइस हम पुनर्जागरण पढ़ रहे थे। पुनर्जागरण में हमने देखा था कि पुनर्जागरण क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, उसके कारण क्या क्या थे और क्या क्या उसकी विशेषताएं रही हैं। अब हम देखेंगे पुनर्जागरण के प्रभाव क्या क्या थे। पुनर्जागरण के प्रभाव कहाँ कहाँ पड़े हैं, तो साहित्य पर पड़े हैं, कला पर पड़े हैं, विचारधारा पर पड़े हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ों पर पड़े हैं, विज्ञान वगैरह पे, वो अपन आगे देखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े हैं वो देखते हैं। देखो, साहित्य के क्षेत्र में लेखक, विषय वस्तु, भाषा और शैली। लेखक, विषय वस्तु, भाषा और शैली, ये देखते हैं। लेखक पहले और बाद में। पहले लेखक थे पादरी और बाद में जन सामान्य लेखक। पादरी मतलब पोप वगैरह, ये सब लेखक हुआ करते थे। विषय वस्तु पहले धार्मिक थी, अब विषय वस्तु मानवीय हो गई, जिसमें मानवीय भावनाओं, समस्याओं, वेदनाओं को अपनाया, मतलब इनका स्थान आने लगा। साहित्य आलोचना प्रधान, मानववादी और व्यक्तिवादी हो गया, है ना। मानवीय हो गया, साहित्य की चीज़ें क्या क्या थी, प्राकृतिक स्थितियों का वर्णन होने लगा वहाँ पे। आस्था व परंपरा का स्थान तार्किकता ने ले लिया। पहले आस्था व परंपरा चलती थी, अब तर्क का स्थान आ गया। भाषा पहले होती थी लैटिन व यूनानी, अब भाषा हो गई बोलचाल की भाषाएं, साहित्य रचनाएं, रोमन्स, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, डच, ये सब भाषाएं होगी। शैली पहले पद्य शैली हुआ करती थी, अब गद्य कला मुख्य विधा हो गई। तो ये अंतर आया साहित्य में। अब अलग अलग प्रकार के साहित्य उसमें देखते हैं। सबसे पहले आता है इतालवी साहित्य। इतालवी साहित्य में आता है एक साहित्यकार दांते, जिसने डिवाइन कॉमेडी, विता नोवा, द मोनार्किया, ये लिखा है। डिवाइन कॉमेडी में क्या है कि काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन करता है वो, जिसमें वो नरक में जाता है, पाप मोचन स्थल मतलब जहाँ उसके पाप धुल जाते हैं, और स्वर्ग की यात्रा करता है। और ये जो डिवाइन कॉमेडी है, इसमें देश प्रेम व प्रकृति की शिक्षा भी दी गई है। फिर आती है वितानोवा। वितानोवा नोआ यानी नया। वितानोवा का मतलब है नया जीवन। इसमें प्रेम गीतों का संग्रह है। इसमें दांते ने बिट्रिस नामक महिला के सौंदर्य का वर्णन किया। कौन सी महिला है? बिट्रिस नामक महिला के सौंदर्य का वर्णन किया। फिर एक बुक है द मोनार्किया। एक आता है फिर अगला लेखक पेट्रार्क। पेट्रार्क को द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, मानववाद का जनक कहा जाता है। वैसे इतालवी साहित्य के अगर देखें सब लोग, तो इसमें ट्रिक है एम बी सर की पीडीएफ। एम बी सर की पीडीएफ एम बी। तो पी डी से पेट्रार्क, डी से दांते, एफ से फिसिनो, एम से मार्सिलियो, एम से मैकियावली और बी से बोकासियो। फिर पेट्रार्क ने ये लिख लिया। फिर फिसिनो ने क्या किया? प्लेटो के पूरे दर्शन का अध्ययन किया। किसने किया? फिसिनो ने। मैकियावली की रचना क्या थी? मैकियावली की रचना थी द प्रिंस। क्या रचना थी? द प्रिंस। बोकेसियो की रचना थी डेकामेरॉन। क्या थी? डेकामेरॉन। इतालवी गद्य का जनक कहा जाता है बोकेसियो को। फिर मार्सिलियो। मार्सिलियो के है द डिफेंडर ऑफ पीस। द डिफेंडर ऑफ पीस, ये रचना है मार्सिलियो की। फिर फ्रांसीसी साहित्य आया। फ्रांसीसी साहित्य में रिबेल माता, ट्रिक क्या है? रिबेल और माता, रेबलास और मोताइने। रिबलास और मोताइने। रेबलास ने लिखा है कि टू लाफ इज प्रॉपर टू मैन, मतलब मानव ही है जो हंस सकता है। इसके वर्क्स हैं, जो इसकी कृतियाँ हैं, वो पेंटाग्रुएल और गार्गेंतुआ, ये इसकी रचनाएं थी। फिर मोताइने की एक निबंधकार था। इसको प्रथम आधुनिक व्यक्ति की उपाधि दी गई है। किसको? मोताइने को। ठीक है। फिर आता है अपने अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य में चौसर है, मूर है और शेक्सपियर है। चौसर ने लिखी है कैटरबरी टेल्स, जिसमें लोक कथाओं का संग्रह है। इसमें रूढ़ियों पर व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार रूढ़ियाँ खतरनाक होती है। फिर है थॉमस मूर। थॉमस मूर ने लिखा है यूटोपिया ग्रंथ। यूटोपिया ग्रंथ के बाद किसने लिखा है? थॉमस मूर ने। इसमें भविष्य के आदर्श समाज का उल्लेख है कि आदर्श समाज किस प्रकार का होना चाहिए। फिर आता है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की रचनाएं मैकबेथ, ओथेलो, हेमलेट, किंग लायर, ये सब रचनाएं शेक्सपियर की है। फिर आता है डच साहित्य। डच साहित्य लिखा है इरेस्मस ने। इसका लेखक कौन है? इरेस्मस। इसमें क्या क्या है? ये एक मानववादी लेखक है। इसने लिखा है द प्रेज ऑफ फॉली। द प्रेज ऑफ फॉली, इसके लेखक कौन है? इरेस्मस। फिर आता है स्पेनिश साहित्य। एस से स्पेनिश, एस से सर्वेंटीज। इसने लिखा है डॉन क्विक्सोट। क्या लिखा है इसने? डॉन क्विक्सोट। तो ये इसने लिखा है। फिर कला पर प्रभाव देखते हैं। ये तो प्रभाव देखा साहित्य पर। अब कला में कला आएंगी अलग अलग प्रकार की। सबसे पहले आएगी स्थापत्य कला, फिर मूर्ति कला और फिर चित्रकला।
स्थापत्य कला, इसमें धार्मिक व गैर धार्मिक दोनों प्रकार की इमारतें बनती थी। स्थापत्य कला इसमें पहले थी गॉथिक शैली, फिर बाद में आई शास्त्रीय शैली। गॉथिक शैली में क्या हुआ था, नुकीले मेहराब मेहराब हुआ करते थे। मेहराब मतलब आप सर्च करना गूगल पे तब आपको पता पड़ेगा। अर्ध गुंबद हुआ करते थे, मतलब डोम जो थे वो हाफ थे, पूरे नहीं हुआ करते थे। सघन अलंकरण, अलंकरण बहुत ज़्यादा था और धार्मिक प्रभाव था हर चीज़ में। शास्त्रीय शैली में वृत्ताकार मेहराब, गुंबद विशाल हो गए, अलंकृत स्तंभ, सिर्फ स्तंभ अलंकृत हुए, और मानववादी प्रभाव हुआ, मतलब प्रभाव मानववादी था। फ्लोरेंस का मेडिची और मिलान का सफोर्जा फैमिली, उसने स्थापत्य कला को संरक्षण दिया। फ्लोरेंस का मेडिची और मिलान का सफारोजा परिवार। मुख्य वास्तुकार कौन कौन थे, राफेल, माइकल एंजेलो, पैलाडियन, ब्रुनोलेसी, ये सब क्या थे, ये थे अपने मुख्य वास्तुकार। ठीक है, उदाहरण देखा जाए अगर इसके वास्तुकला के, तो शातो, लुब्रे प्लेस, सेंट पीटर चर्च, एस्कोरियल प्लेस, ये सब है। शातो, सेंट पीटर चर्च रोम में है, लुब्रे प्लेस, एस्कोरियल प्लेस स्पेन आदि में। फिर है मूर्ति कला पर प्रभाव। मूर्ति कला पहले धार्मिक विषय वस्तु पर बना करती थी, किसी मतलब ईशा मसीह की बना दी, इस तरह की बना दी। बाद में धर्मेतर विषयों पर बनने लगी, मतलब धर्म से इतर भी बनने लगी। प्रमुख मूर्तिकार थे दोनातेलो और लॉरेंस गिबर्ती। दोनातेलो ने तो बच्चों की मूर्तियाँ बताई, और लॉरेंस गिबर्ती ने क्या किया, इसके द्वारा मूर्तियाँ फ्लोरेंस के गिरजाघर के बाहर लगी हुई है। इसने जो मूर्तियाँ बनाई है वो कहाँ लगी हुई है, फ्लोरेंस के गिरजाघर के बाहर लगी हुई है। एक और मूर्तिकार था माइकल एंजेलो, जिसने डेविड की मूर्ति बनाई थी, और पेटा की मूर्ति भी इसने बनाई है। पेटा की मूर्ति क्या, मदर मैरी और यीशु मसीह की वो मूर्ति है, जिसने मदर मैरी ने यीशु मसीह को अपनी गोद में ले रखा है, वो है। चित्रकला पर प्रभाव की बात की जाए तो पहले विषय वस्तु धार्मिक हुआ करती थी, बाद में विषय वस्तु धर्मेतर हो गई, या मानवीय जीवन की संवेदना, ये सब हो गई। पहले कागज व लकड़ी का उपयोग किया जाता था, अब कैनवास का उपयोग होने लगा। सादगीपूर्ण रंगों का उपयोग किया जाता था, अब कैसे चमकीले और चटकीले रंग। अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाने लगा, और अब इसमें क्या, बाद में तेलीय चित्रों का निर्माण होने लगा। प्रमुख चित्रकार अगर देखा जाए तो जियोटो, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल, मैसेशियो एंड डाइक बंधु, ये सब थे। जियोटो ने क्या किया, एक आधुनिक चित्रकला का इसको जनक कहा जाता है। इसी ने सबसे पहले कैनवास पर चित्र बनाए। फिर लियोनार्डो दा विंची, यह एक चित्रकार, गणितज्ञ, दार्शनिक, वास्तुकार, सब कुछ था, एक वर्सेटाइल पर्सन था। इसके प्रमुख चित्र हैं मोनालिसा एंड द लास्ट सपर, मोनालिसा एंड द लास्ट सपर। फिर आता है माइकल एंजेलो, इसने चित्र बनाया द लास्ट जजमेंट एंड फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन, ये सिस्टाइन चर्च, चैपल चर्च है, उसके बाहर ये चित्र लगे हुए हैं। फिर आता है राफेल, राफेल ने मैडोना दिव्य नारित्व का प्रदर्शन किया है, इसने चित्र बनाया है। सजीवता व एक रूपता इसकी विशेषता थी, सजीव चित्र लगते थे एकदम इसके। फिर है मैसेशियो, मैसेशियो का जो चित्र है, इसकी चित्रों की विशेषता है परिप्रेक्ष्य प्रभाव। परिप्रेक्ष्य प्रभाव का मतलब है कि ऐसा लगता था कि एक के पीछे एक आदमी खड़ा है, मतलब आगे पीछे दिखा सकता था ये। फिर है वॉन डाइक बंधु, ह्यूबर्ट वॉन डाइक और इयान वॉन डाइक, ह्यूबर्ट वॉन डाइक और इयान वॉन डाइक, इन्होंने ऑयल पेंटिंग की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, ऑयल पेंटिंग की। अब संगीत पर क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। पियानो, वायलिन इसी काल में प्रारंभ हुए, ओपेरा म्यूजिक इसी काल में स्टार्ट हुआ। दूसरी तरफ पेलेचियन ने सामूहिक गीतों की बुक लिखी, मोजेस, पेलेचियन था, उसने एक सामूहिक गीतों की बुक लिखी जिसका नाम था मोजेस। मस्किनस इस समय का एक महान संगीतकार रहा था, मस्किनस, मैस्किनरेस कर सकते हो, ठीक है। फिर विचारधारा पर क्या प्रभाव पड़े, विचारधारा पर प्रभाव ये कि मानववाद का विकास हुआ। मानववाद क्या है वो आगे पढ़ेंगे। अब तक ये होता था कि ईश्वर को केंद्र में रखकर धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप सामाजिक व नैतिक निर्णय लिए जाते थे, मतलब ईश्वर को केंद्र में रखकर और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप सामाजिक और नैतिक निर्णय लिए जाते थे। लेकिन अब केंद्र में कौन आएगा, अब केंद्र में आएगा मानव। जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो होंगे जो मानव को प्रभावित करते हैं। उसके स्थान पर चिंतन का केंद्र मनुष्य बनाया गया। उद्देश्य क्या था कि मनुष्य के जीवन को सुखी व सुविधापूर्ण बनाया जाए। मानववाद के अंतर्गत क्या होता है, मानव सम्मान, मानव सम्मान उसके महत्व पर बल दिया जाता है। मनुष्य के सुख दुख को ध्यान में रखकर मान्यताओं का निर्धारण होता है। आध्यात्मिकता के बजाय भौतिकता ने स्थान लिया। पारलौकिकता के बजाय इहलौकिकता ने बल दिया।
आदर्शवाद के बजाय यथार्थवाद, अंधविश्वास का स्थान तर्क ने लिया और संपूर्ण स्वतंत्रता की जगह व्यक्तिगत स्वतंत्रता इस पर बल दिया गया। तो मानववाद में ये सब चीज़ें शामिल है। मानव के कल्याण व उत्थान पर बल दिया गया। भौतिकवाद की जगह आध्यात्मवाद की जगह भौतिकवाद, पारलौकिकता की जगह इहलौकिकता, आदर्शवाद की बजाय यथार्थवाद, अंधविश्वास की जगह स्थान तर्क ने लिया। ये सब है। फिर अगर राजनीतिक प्रभाव की बात की जाए तो राजनीतिक प्रभाव में देखा गया कि सामंतवाद का पतन हो गया, चर्च का महत्व कम हो गया। सामंतवाद का पतन कैसे होगा? जब व्यापारी वर्ग बढ़ेगा, वो संरक्षण देगा अन्य कलाकारों को, और भी चीज़ें होंगी, तो सामंतवाद धीरे 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 डाउन होता जाएगा। चर्च का वर्चस्व कम हो गया, क्षेत्रीय भाषा का उदय हो गया, और राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रीय राज्य क्या थे? मतलब एथनिकली जो एक जैसे ग्रुप थे, उनका जो राज्य है वो राष्ट्रीय राज्य है। मध्यम वर्ग का उदय हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो गया, ये सब। अब विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़े? विज्ञान पर प्रभाव पड़े सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र पर क्या थे? सबसे पहले आया टॉलमी का सिद्धांत। टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है, ये टॉलमी ने कहा। फिर उसके बाद आया कोपर्निकस। कोपर्निकस ने कहा कि सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कोपर्निकस ने कहा दिया। फिर सिद्धांत बदले, कुछ परिवर्तन आया। फिर केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए और बुक लिखी खगोलीय रहस्य। भाई ये नियम दिए कि हर ग्रह वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अलग अलग स्पीड होती है, कई सारी चीज़ें दी। गैलीलियो ने फिर दूरबीन का आविष्कार कर दिया। तो ये परिवर्तन आए। चिकित्सा शास्त्र में क्या परिवर्तन आए? फ्राकास्टो ने सूक्ष्मजीवी को उत्तरदायी ठहराया बीमारियों के लिए। रोजर बेकन ने माइक्रोस्कोप की खोज कर दी। बेसेलियस ने मानव शरीर संरचना की खोज की या देखा उसको कैसी होती है। और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की देखा, उसकी खोज की। धर्म पर प्रभाव क्या हुए? धर्म पर प्रभाव ये कि धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट हो गए। क्या स्टार्ट हो गए? धर्म सुधार आंदोलन, जो पूरा चैप्टर वो आगे हम पढ़ेंगे। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुनर्जागरण इटली से ही प्रारंभ क्यों हुआ, तो क्यों हुआ? क्योंकि प्राचीन रोमन संस्कृति के अवशेष मौजूद थे। यहाँ पर प्राचीन रोमन संस्कृति के अवशेष मौजूद थे। इटली के नगर फ्लोरेंस, रोम, वेनिस, मिलान आदि में ये अवशेष मौजूद थे और आर्थिक समृद्धि ने नवाचार को बढ़ावा दिया। आर्थिक समृद्धि थी इसलिए नवाचार हुए। तो भौगोलिक कारक ये है कि भूमध्य सागर के किनारे स्थित है, तो जैसे विदेशी संस्कृतियों से संपर्क था वो अधिक था। पूर्वी ज्ञान व वस्तुओं का आदान प्रदान यहाँ पे ज़्यादा हुआ, इस वजह से इटली में हुआ। आर्थिक कारक ये है कि व्यापारी वर्ग यहाँ पर सशक्त हुआ, व्यापारी वर्ग यहाँ पर आके बसा, जिस कारण नए नए शहर बसे, कलाकारों को प्रोत्साहन मिला, शिक्षा व्यवस्था उदार हुई और बहुआयामी हुई, मतलब शिक्षा अच्छी हो गई। फिर सामाजिक प्रभाव, यहाँ के नागरिक, योद्धा, व्यापारिक वर्ग सशक्त हुआ करता था, अच्छा हुआ करता था, जिससे सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो सशक्त नहीं हो पाई। फिर सांस्कृतिक कारक क्या थी? कि प्राचीन रोमन सभ्यता की जननी थी क्या? इटली। रोम पोप का केंद्र था और कुछ उदारवादी जो पोप थे उसने शिक्षण व्यवस्था को भी अच्छा सपोर्ट किया, लाइब्रेरी की भी स्थापना की, तो अच्छा काम किया। फिर धर्म योद्धा जब वापस लौटते तो इटली में ठहरते, अरब कल्चर का अनुभव लेके आते तो इटली में साझा करते। तुर्कों के कुस्तुनतुनिया पर जब आक्रमण किया कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने, तो अनेक विद्वान को इटली पहुंच गए, वहां से अपने ज्ञान लेके आए। इटली में व्यापारिक केंद्र थे, नगरों का विकास हुआ, यहाँ के पूंजीपति वर्ग इस वर्ग ने कला व कलाकारों को संरक्षण दिया, तो कई सारी नई नई चीज़ें हुई। फिर पुनर्जागरण, मानव व संसार की खोज कैसे था? पुनर्जागरण ने मानव व संसार की खोज कैसे की? तो कैसे की? पुनर्जागरण के दौरान यूरोपियंस अरब संस्कृति के संपर्क में आए, नई संस्कृति देखी उन्होंने, जिससे उनकी धार्मिक कुपमंडुकता कम हुई। मतलब एक ही हो जाती कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हम ही हैं, मतलब ऐसे समझते थे हम ही, और तो कोई है ही नहीं। यूरोपियंस ने भौगोलिक यात्राएं की, जिससे मानसिक क्षितिज का विकास हुआ। कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण हुआ, जिससे व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुए, नए व्यापारिक मार्ग खोजे गए, विभिन्न मार्गों की खोज की, अमेरिका खोजा गया, भारत खोजा गया, नई नई खोजें हुई। गुटेनबर्ग ने जब छापे खाने का आविष्कार किया तो मानव का बौद्धिक विकास हुआ। तो पुनर्जागरण से मानव का विकास हुआ और संसार का भी खोज हुई। समझ रहे हो कैसे? भारत खोजा गया, अमेरिका खोजा गया, अरब संस्कृति का पता लगा, ऐसे। अब अगर पुनर्जागरण की प्रकृति को देखा जाए तो अपन ने
पहले पढ़ा है कि प्रारंभ प्राचीन सभ्यताओं से प्रेरित थी। दूसरा, ये 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच थी। इसका यूरोप से हुई है। इसकी प्रकृति शहरी थी। इसमें आलोचन व अन्वेषण की विचारधारा को जन्म दिया। मानववाद से प्रेरित थी। स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित किया। देशज भाषाओं का स्थान था इसमें। अंधविश्वास व रूढ़िवादिता पर कठोर कुठाराघात किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया। व्यक्तित्व का विकास किया। पारलौकिकता की जगह इहलौकिकता पर बल दिया गया। तो ये कुछ पुनर्जागरण की प्रकृति थी। फिर पुनर्जागरण के अगर 5 चित्रकार पूछें तो अपन ने पढ़े ही हैं, जिसमें दा विंची है, माइकल एंजेलो है, इसमें अपने राफेल है, जियोटो है, फ्रांजालिको है, ये है। मूर्तिकार है तो क्या बोलते हैं अपने मूर्तिकार में गिबर्ती, डोनाटेलो और माइकल एंजेलो। प्रेज ऑफ फॉली इरेस्मस की बुक है। इसमें पादरियों के अनैतिक जीवन व ईसाई धर्म की कुरीतियों पर व्यंग्य किया गया है। पुनर्जागरण का महत्व देखा है तो क्या है, इसने मानववाद का विकास हुआ, इससे सामंतवाद का अंत हुआ, आलोचना व अन्वेषण का जन्म हुआ, तर्क का स्थान मजबूत हुआ, देशज भाषा व साहित्य का विकास हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, कला व विज्ञान में उन्नति आई, अंधविश्वास व रूढ़िवादिता में कमी आई। ये सब इसके महत्व हैं। अब मानववाद का जनक क्या है, किसको कहते हैं देखते हैं। पेट्रार्क को मानववाद का जनक कहते हैं। मानववाद से तात्पर्य है मानव जीवन को सुखी व उन्नत बनाना व संसार में मानव के महत्व को प्रतिष्ठित करना। यह मनुष्य के मूल्यों, आवश्यकता व कल्याण पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? मनुष्य के मूल्य क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं और कल्याण किससे होगा, उस पर केंद्रित है। धार्मिक व अलौकिक तत्वों के बजाय तर्क, नैतिकता व मानवीय क्षमता पर जोर देती है। धार्मिक व अलौकिक जो तत्व है, जो मतलब लोक से परे हैं, उसके बजाय तर्क पर, नैतिकता पर, मानवीय क्षमता पर जोर देता है। पुनर्जागरण के कारण अपन ने देख ही लिए कि धर्म युद्ध थे, आर्थिक कारण है, कुस्तुनतुनिया पर प्रभाव वो अटैक है, मंगोल साम्राज्य का उदय, सामंतवाद का पतन, अपने नगरों का विकास, छापेखाने का विकास, कागज व प्रेस का विकास, भौगोलिक खोजें, राष्ट्रीयता की भावना, कई सारी चीज़ें थी। तो अपना ये फर्स्ट टॉपिक जो पुनर्जागरण है वो यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।